मैं सत्यम शुक्ला। नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आपका एक बार फिर शुक्ला हिस्ट्री अड्डा में। सभी लोग जानते हैं इकलौती डायनेस्टी, एक इकलौता वंश हमारे इतिहास का जिसने अत्यधिक लंबे समय तक भारत पर शासन किया। मुगल आए 1526 ईस्वी में और 1857 ईस्वी तक रहे। एक अकेला वंश, एक अकेली डायनेस्टी 331 वर्ष जो लंबा समय होता है भारत पर राज्य किए। 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासनकाल को एक शक्तिशाली मुगल शासन के रूप में जाना जाता है। 1707 से लेकर के 1857 यानी उत्तर मुगल काल ये उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच में शासन था। हम सब जानते हैं मुगल वंश की स्थापना की थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिनका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पातशाह कलंदर गाजी। पातशाह कलंदर गाजी ये सब उनकी उपाधियां हैं। हम आगे विस्तृत जानकारी इनके बारे में आपको देंगे। यहाँ बात करते हैं बाबर, जो कि एक तुर्क था और बिलोंग करता था तैमूर और चंगेज खान की फैमिली से। तैमूर और चंगेज खान जो एशिया के एक बहुत ही खूंखार, क्रूर एवं निर्दयी शासक थे, उन्हीं का वंशज था, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता था बाबर। बात की जाए पितृपक्ष की तरफ से तो ये पितृपक्ष की तरफ से तैमूर लंग का वंशज था एवं मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। यानी जो इनके पिता थे, पिता के जो पूर्वज थे वो तैमूर लंग थे एवं जो इनकी माता थी, इनकी माता की जो पूर्वज थे वो कौन थे? चंगेज खान थे। तो यहाँ पे बात की जाए चंगेज खान की, तो चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर निर्दयी शासक थे। हम आपको बता दें कि मंगोल में जहाँ इनका जन्म हुआ था चंगेज खान का, उत्तरी मंगोल में उनून नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। बाद में इनको 1206 ईस्वी में एक क्वारलताई संस्था थी जहाँ से इनको चंगेज खान की उपाधि मिली और इनको द ग्रेट किंग खान के भी नाम से जाना जाता है। खैर मंगोल में तो इनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और तैमूर लंग की बात की जाए तो समरकंद का ये शासक था। 1398 में भारत पर भी आक्रमण भी कर चुका था, जब तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद शासन कर रहा होता है। सल्तनत काल का दौर चल रहा था उस समय। 1398 ईस्वी में बहुत भयावह युद्ध लड़ा था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर, बहुत कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो बहुत क्रूर एवं निर्दयी शासक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हीं का वंशज था बाबर और भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला, कहें तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी कौन है? बाबर। तो मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी बात करें तो मुगल डायनेस्टी इज नोन एज सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इसे भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। दूसरा स्वर्णकाल कहना वैसे तो इतिहासकारों द्वारा उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सब जानते हैं कि हर चीज, चाहे वह स्थापत्य कला हो, युद्ध कला हो, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्था हो, चाहे भू राजस्व व्यवस्था हो, चाहे साहित्य हो, सभी में उनका विकास, उनकी संपन्नता, उनकी वैभवता हमें देखने को मिलती है। अकबर की बात की जाए, अकबर के शासनकाल की बात की जाए तो अकबर के शासन में जो है साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासन को। शाहजहां की बात की जाए तो शाहजहां के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर की बात की जाए तो चित्रकला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल वंश में। इसी तरीके से खैर चित्रकला की बात की जाए तो हुमायूं के समय से ही शुरू हुआ था, चरम सीमा पर पहुंच गया था जहांगीर के शासनकाल में। तो इतना भी नहीं है, जैसे मुगल काल में बहुत मात्रा में विकास हुआ इन सब चीज़ों का,
तो हमें ऐसा नहीं है कि हम अपने जो है प्राचीनता, अपने प्राचीन चीज़ों को भी भूल जाएं। जैसे हम भीमबेटका गुफा की चित्रकारी हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हमें अजंता की गुफाओं एवं अलोरा के कैलाश मंदिर की चित्रकारी नहीं भूलनी चाहिए, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। हमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला एवं वास्तुकला को भी नहीं भूलनी चाहिए। हमने बताया कि मुगल काल एक भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है मुगल काल को, और तो प्रथम स्वर्णकाल गुप्त काल को भी नहीं भूलना चाहिए, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल को कहा जाता है। तो जो चीज़ें हम मुगल काल में देखते हैं, सेम वही चीज़ें हमको गुप्त काल में भी देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको भुला नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। एक बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली इतिहास है, और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। बता दें दोस्तों कि इतिहास दो राजाओं के बीच युद्ध मात्र का ज्ञान हमें नहीं देता, बल्कि यह हमें दृढ़ विश्वास देता है, प्रेरणा देता है, किसी दुर्गम कार्य को करने का साहस देता है, यह हमें धैर्य देता है, सफलता का मार्गदर्शक है। समझ लो इतिहास ऐसी ऐसी वीर गाथाएं हैं जो हमें दृढ़ संकल्प लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो हमें हमारे जीवन को सफल, सरल एवं सुगम बनाती हैं। हम पुनः ले चलते हैं आपको मुगल काल की तरफ, मुगल पीरियड की तरफ। हम चर्चा करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के बारे में। हम पुनः ले चलते हैं आपको मुगल काल की तरफ, मुगल पीरियड की तरफ। हम चर्चा करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के बारे में। तो हम यहाँ बाबर से शुरू करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चाहे तो आप एक कलम एवं एक नोट्स लेकर बैठ सकते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना राज्य में एक अंधीजान नगर है वहाँ पर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना राज्य में एक अंधीजान नगर है वहाँ पर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इतना डीप तो नहीं पूछेगा, फरगना राज्य ही जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा एवं इनकी माता का नाम है कुतलुग निगार बेग। तो यहाँ पे बता दें कि उमर शेख मिर्ज़ा आपको पहले से ही पता है, पितृपक्ष की तरफ से तैमूर लंग के वंशज थे एवं मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। कौन? बाबर। यानी कि माता जो थी, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, जो इनकी माता थी चंगेज खान की 14वां वंशज थी, और जो उमर शेख मिर्ज़ा थे ये तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। तो यहाँ पे इनके पिता की बात आती है, उमर शेख मिर्ज़ा, जो उस समय फरगना राज्य में ही शासन कर रहे होते हैं। फरगना राज्य के कुछ पड़ोसी भी राज्य थे, जैसे समरकंद हो गया, ताशकंद हो गया, बल्ख, बुखारा, मर्व, काबुल, ऐसे ऐसे काफ़ी पड़ोसी राज्य थे जहाँ पर इन्हीं के ही रिश्तेदार वहाँ पर शासन कर रहे होते हैं पड़ोसी राज्यों में। जैसे देख लेते हैं कि समरकंद में इन्हीं का चचेरा भाई यानी कि उमर शेख मिर्ज़ा का चचेरा भाई अहमद मिर्ज़ा शासन कर रहा होता है। ताशकंद में इन्हीं उमर शेख मिर्ज़ा के ससुर यूनुस खान शासन कर रहे होते हैं। तो इनके पड़ोसी राज्य जो थे वो फरगना को निशाना बनाए रखे थे कि जो है इस पे आक्रमण करना है। खैर, जब तक उमर शेख मिर्ज़ा थे तब तक तो वो असफल रहे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, और काफ़ी आक्रमणों को तो यूनुस खान ही अकेले संभाल लेते थे, जो उमर शेख मिर्ज़ा के ससुर थे। बता दें कि यूनुस खान जो इनके ससुर थे 1486 से 87 के बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? यूनुस खान की। तो यूनुस खान का पुत्र वहाँ पे, यानी ताशकंद के राजा रहते हैं यूनुस खान, तो यूनुस खान का पुत्र जिसका नाम है महमूद खान, तो महमूद खान ताशकंद का राजा अब हो जाता है। तो इनका जो एकदम बिल्कुल पड़ोसी राज्य थे जो इनके सीमाओं से सटे हुए थे, जैसे समरकंद हो गया, तो समरकंद में भी हमने आपको बताया कि अहमद मिर्ज़ा शासन कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ताशकंद में महमूद खान शासन कर रहे होते हैं। तो
क्या होता है कि जब तक तो उमर शेख मिर्ज़ा थे तब तक तो कोई सफल आक्रमण फरगना पर नहीं कर पाए। जब 8 जून 1494 ईस्वी 8 जून 1494 ईस्वी में किसकी, उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, कबूतर को दाना खिलाते समय कहा जाता है कि कबूतर को दाना खिलाते समय छत से गिर जाने के कारण इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। जिस समय बाबर का उम्र, बाबर की आयु सिर्फ 11 वर्ष 8 माह था। इनके पिताजी के देहांत के बाद जो इनकी दादी थीं, किसकी, बाबर की जो दादी थीं, दौलत एहसान बेगम, ध्यान में रखिएगा, दौलत एहसान बेगम 11 वर्ष 8 माह जिनका जो है उम्र था, इनको गद्दी पर बैठा देती हैं। कहाँ, फरगना के गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन, बाबर। ध्यान से सुनिएगा। अब फरगना जो राज्य था, यहाँ पर कुछ अमीर लोग बाबर के छोटे भाई जहांगीर मिर्ज़ा को भी बैठाने की कोशिश करते हैं किंतु असफल रहते हैं। अमीर लोग यानी अमीर का कहने का मतलब ये है कि मुग़ल सरदार को उस समय अमीर कहा जाता था। तो ये बाबर के छोटे भाई को वहाँ बैठाने की कोशिश करते हैं किंतु असफल रहते हैं, क्योंकि उनकी दादी ने उनका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया था और बाबर को गद्दी पर बैठा दिया था। अभी भी समरकंद में जो है किसका शासन रहता है, अहमद मिर्ज़ा का शासन रहता है, जो बाबर के चाचा थे अहमद मिर्ज़ा, और ताशकंद में उस समय महमूद खान का शासन होता है। ठीक है, तो समरकंद में अहमद मिर्ज़ा को अब मौका मिल जाता है कि भाई ये जो है बाबर जो है अभी बच्चा है, हम अगर फरगना पर आक्रमण करेंगे तो हम जीत जाएंगे फरगना को। तो 1494 ईस्वी में ही जब उनके पिता की डेथ होती है बाबर की और बाबर गद्दी पर बैठता है, उसी वर्ष 1494 ईस्वी में अहमद मिर्ज़ा जो इनके चाचा थे, इन पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। बता दें हम आपको मित्रों कि रास्ते में जाते समय ही अहमद मिर्ज़ा की देहांत हो जाती है। रास्ते में ही आक्रमण करते जाते समय ही अहमद मिर्ज़ा की देहांत हो जाती है और बाबर जो है बच जाते हैं, फरगना राज्य बच जाता है और बाबर का शासन फरगना में चलता रहता है। अब जब समरकंद में इनके चाचा अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो अहमद मिर्ज़ा का ही पुत्र जिसका नाम है अली मिर्ज़ा वहाँ का शासक होता है। समरकंद का शासक अब अली मिर्ज़ा हो जाता है। तो बाबर जो था ये तो शुरू से लेकर के आखिरी तक, मरते दम तक समरकंद को चाहने की कोशिश, पाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पा नहीं पाता है। हम आपको बता दें कि अब क्या करता है, 1496 ईस्वी में बाबर स्वतः खुद ही 1496 ईस्वी में जब इसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, जी हाँ 1494 की बात है जब इनकी उम्र 11 वर्ष थी, तो 1496 ईस्वी में इनकी उम्र जो थी 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की उम्र में यह समरकंद में आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन ये असफल रहते हैं समरकंद में, जब अहमद मिर्ज़ा का पुत्र वहाँ पर शासन कर रहा होता है। 1496 में असफल होने के बाद ये पुनः 1497 में आक्रमण करते हैं। अब वह समरकंद को जीत जाते हैं। कौन, बाबर। अब बाबर जो है फरगना के भी राजा कहे जाने लगे और समरकंद का भी राजा कहे जाने लगे। लेकिन हम आपको बता दें, आपको पता भी होगा कि एक बाल्यावस्था जो होती है वो जो है थोड़ी बिगड़ैल होती है, उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं संभाल पाए होंगे बाबर, अपने आप को लेकर थोड़ा लापरवाह भी हो गए थे, जिसके कारण जो है लापरवाही के कारण समरकंद और फरगना इनसे दोनों छूट जाता है। हम बता दें कि जब अली मिर्ज़ा के ऊपर आक्रमण किए, यानी समरकंद पर आक्रमण किए बाबर, तो अली मिर्ज़ा भाग करके एक उज़्बेकी नेता था, उज़्बेकी राजा था, शिबानी खान जिसका नाम था, काफ़ी दमदार राजा था, उसी के दरबार में भागकर चले जाते हैं, उसी से मित्रता बना लेते हैं अली मिर्ज़ा। तो जब बाबर लापरवाही अपना सबके सामने प्रकट करने लगता है, तो उसी वही लापरवाही इसके जो है इसके ऊपर भारी पड़ जाती है और उज़्बेकी नेता यानी शिबानी खान जो है समरकंद के राजा हो जाते हैं अली मिर्ज़ा के साथ में।
और उधर फरगना में उनका छोटा भाई जो जिसका नाम है जहांगीर मिर्जा, अमीर लोग इसके लापरवाही को जान करके फरगना में उसको बैठा देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि भाग जाते हैं। खोजंदा की पहाड़ी थी जो अभी हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है। तो हम बता दें यहाँ पर कि जो लापरवाही के कारण 1497 ईस्वी में, यानी 1400 देखिए यहाँ पर 1496 में आक्रमण किए थे किंतु असफल रहे। 1497 में एक सफल आक्रमण करते हैं और 1497 में ही दोनों राज्यों को खो बैठते हैं और खोजंदा की पहाड़ी में चले जाते हैं। हालांकि 1498 में फिर फरगना को जीतते हैं और 1500 में फिर हार जाते हैं। फरगना को जीतते हैं 1498 ईस्वी में, 1500 में पुनः हार जाते हैं और फिर जो है 1501 ईस्वी में फिर ये जो है समरकंद पर आक्रमण करके फिर यूनुस उसको सेबानी खान जो उज़्बेकी नेता था उसको हरा करके 1501 में जो है फिर से समरकंद पर अधिकार जमा लेते हैं। किंतु फिर अगले साल यानी कि 1502 ईस्वी में फिर से वही सेबानी खान इन पर आक्रमण करता और काफ़ी भयंकर आक्रमण था वो, जो एक प्रसिद्ध आक्रमण के नाम से जाना जाता है। 1502 ईस्वी में उसको सर ए पुल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बाबर को काफ़ी हानि पहुंची थी और बाबर को पुनः भागना पड़ गया था खोजंदा की पहाड़ी में। जो इन सभी बातों का वर्णन उसके तुझके बाबरी नामक ग्रंथ से हमको मिलती है। तुझके बाबरी के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि वो उसके स्वयं की लिखी हुई ये एक आत्मकथा है तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हालांकि बाद में इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय में हुआ, जिसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था। खैर हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। यहाँ पे हम जान लें कि अब 1502 ईस्वी में वह पुनः हार जाता है समरकंद को और फिर भाग जाता है खोजंदा की पहाड़ी में। यहाँ उसके साथ अकस्मात एक घटना घटती है जिसको वह तुझके बाबरी में लिखता है कि हमने सिर्फ 10 दिन में ही प्राप्त कर लिया काबुल को। अफगानिस्तान की इस समय राजधानी है काबुल। अपने तुझके बाबरी नामक आत्मकथा ग्रंथ में इन्होंने बताया है कि 10 दिन के अंदर ही हमको काबुल प्राप्त हो गया। काबुल में भी इसके रिश्तेदार ही रहते हैं जिनका नाम था राजा उलुग मिर्जा। तो किसी कारण बस कोई अन्य राजा इनको निष्कासित कर देता है राज्य से और इनको मौका मिल जाता है वहाँ पर। खैर इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको नहीं मिल पाती है इनके ग्रंथ से, लिखित ग्रंथ से, लेकिन इतना ज़रूर है कि 10 दिन के भीतर ही इन्होंने काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया था और काबुल पर अधिकार करने के बाद ही इनको एक स्थिरता मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। हम बता दें कि इसके पहले वह लगातार आक्रमण करता रहा, असफल होता रहा, सफल होता रहा, इसको वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। किंतु काबुल पे जब इसका अधिकार हो जाता है तो यहाँ वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करने लगता है और यहीं पर जब इसको एक स्थायित्व मिल जाता है तो यह जो है 1504 की बात है जब यहाँ पर यह अधिकार अपना जमा लेता है और जब 2 साल 3 साल बीत जाता है यानी कि 1507 की बात है कि पादशाह, जो इसको बादशाह बाद में कहा गया, पादशाह या बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में ये धारण किया, वही काबुल विजय के पश्चात। तो बादशाह पादशाह इसका अगर हम शुद्ध रूप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब ही होता है एक स्थायित्व, एक स्थिरता। तो काबुल विजय के बाद ही अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो काबुल विजय के पश्चात 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। अब इनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह हो जाता है। यहीं पर स्थिरता होने के बाद ये जो है अपनी तीसरी रानी जिनका नाम था महिम बेगम से विवाह करते हैं और इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री का भी जन्म होता है जिनका नाम है क्रम से हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल और पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। जी हाँ, हुमायूं नामा के लेखिका भी जो है वो गुलबदन बेगम ही हैं। तो यहाँ संतान का जन्म होता है। बाद में 1507 की बात है जब ये बादशाह की उपाधि धारण करते हैं और एक वहीं पर ईरानी शासक था जिसका नाम था शाह इस्माइल।
ईरानी शासक था उसी के साथ संधि भी कर लेते हैं, मित्रता भी जमा लेते हैं। और उसके बाद अभी भी शत्रुता सेबानी खान से इनका था, जो समरकंद में इस समय राजा है, क्योंकि ये समरकंद को बार बार पाने की कोशिश करता था किंतु असफल हो जाता था। फिर भी ये छोड़ता नहीं था और ईरानी राजा से इसका संधि करने का भी मतलब यही था, शर्त भी रखा गया था कि आप हमको समरकंद दिलवाओ। इसने शाह इस्माइल जो ईरानी राजा था उससे कहा कि हमको समरकंद दिलवाओ, बदले में हम, क्योंकि बाबर एक सुन्नी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता था और जो शाह इस्माइल था या शिया था। तो क्या हुआ था कि संधि जब हुई थी तो शाह इस्माइल ने बाबर से कहा था कि आप जो है शिया जो मत है, जो संप्रदाय है, इसका भी आप भली भांति प्रचार प्रसार करिए अपने राज्यों में। तो क्या होता है कि ठीक है, बात यहाँ पे बन जाती है और शाह इस्माइल जो ईरान का राजा होता है 1510 ईस्वी में वह समरकंद पर आक्रमण कर देता है। बहुत ही भयंकर आक्रमण होता है जिससे जो है सेबानी खान पराजित हो जाता है। अब समरकंद, काबुल के साथ साथ बुखारा, मर्व, कांधार, काफ़ी जगहों पर, काफ़ी क्षेत्रों पर किसका, बाबर का अधिकार हो जाता है। किंतु क्या होता है, फिर भी यह समरकंद को गंवा देता है। क्या होता है कि जब यह सुन्नी होकर के शिया संप्रदाय का प्रचार प्रसार प्रारंभ करता है तो वहीं की जनता इस पर विद्रोह कर देती है। ठीक है, सुन्नी जो है, सुन्नी का विरोध होता है। जो सुन्नी संप्रदाय के लोग थे वो बाबर का विरोध करते हैं और 1511 ईस्वी में उज्बेक उबैदुल्लाह द्वारा समरकंद जो है पुनः जीत लिया जाता है और इनके हाथ से छूट जाता है। एक उज्बेकी शासक ही था उबैदुल्लाह जिसका नाम था। इसके द्वारा वही जब विरोध हुआ तो जनता काफ़ी मात्रा में उबैदुल्लाह के तरफ चली गई और अलग थलग पड़ गए वहाँ पर बाबर, जिससे बाबर को पुनः जो है समरकंद को छोड़ना पड़ गया। अब क्या करते हैं ये बाबर जो है, अब तैमूर लंग के वंशज थे ही, चंगेज खान के भी वंशज थे, तो पिता का तो खून, अपने पूर्वज का खून तो इनके अंदर दौड़ेगा ही। खैर इनको पता था कि भारत पर जो है हमारे पूर्वज आक्रमण कर चुके हैं और भारत एक संपन्न, आर्थिक रूप से एक बहुत ही ताकतवर देश है, ताकतवर राज्य है। इस पर आक्रमण करने से हमको बहुत सारी चीज़ों की फ़ायदा मिल सकती है। खैर इस्लाम धर्म में तो काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जो भी वहाँ पे राजा हुए हैं, जो भी वहाँ पे खलीफा होते थे, उनका यही मत होता था, उनका यही एक सिद्धांत होता था कि हम किसी भी साम्राज्य को लूटें, ख्याति अर्जित करें, धन संपदा लूटें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, साम्राज्य का विस्तार करें। यही सब उनका सिद्धांत होता था, मत होता था। और यह जानता था कि तैमूर लंग जो हमारे पूर्वज थे वो भारत पर आक्रमण कर चुके हैं, तो हमारी पैतृक जमीन है जो है भारत, हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे। दौलत खान लोधी जो पंजाब के गवर्नर थे और दीपालपुरा के गवर्नर आलम खान थे और मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे, तो हम जानते हैं कि इन्हीं सबके बुलावे पर वो भारत पर आया था। तो ये बिल्कुल इतना है सत्य, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि इनके बुलाने के पहले ही वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण कर चुका था और योजना बना चुका था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे। खैर इनके बुलाने पर उसको एक अलग से जो है उत्सुकता बढ़ जाती है उसकी, और वह जो है भारत पर युद्ध करने की विचार विमर्श बनाता है। तो काबुल पे जब उसका एक स्थिरता उसकी बन जाती है तो वह भारत पर युद्ध करने की योजना बनाता है। और जो है पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति, वहाँ की एक जाति थी जिसको यूसुफ जाई जाति बोला जाता है, उन्हीं के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया 1519 ईस्वी में और वहीं पर भेरा का किला को भी जीता। तो पहला आक्रमण बाबर का भारत में 1519 ईस्वी में
जो बाजोर का आक्रमण, जिसको बाजोर के आक्रमण के नाम से जाना जाता है, तो पहला आक्रमण बाजोर में हुआ था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध 1519 ईस्वी में, और भेरा के किला को भी जीतता है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके काफी मात्रा में धन संपदा लूटता है, नरसंहार करता है। और हम आपको बता दें कि यह काबुल में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसको समरकंद पे जो है अधिकार जमाने का एक चस्का लगा हुआ था, तो ये भाग भाग कर वहीं जाता था। तो यहाँ पर धन संपदा लूट करके जो आर्थिक स्थिति को छिन्न भिन्न भारत का करके पुनः यह काबुल की तरफ चला जाता है। और जब काबुल की तरफ चला जाता है तो इधर 1519 ईस्वी का समय था, और इधर किसका शासन चल रहा होता है? सल्तनत काल में लोदी वंश का शासन चल रहा होता है, जिसमें शासक होते हैं इब्राहिम लोदी। जी हाँ, अफगानी शासक थे इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक था। इन्होंने पंजाब में एक गवर्नर नियुक्त किया था जिसका नाम है दौलत खान लोदी, और दीपालपुरा में एक गवर्नर नियुक्त किया था जिसका नाम है आलम खान। तो क्या होता है कि पंजाब का जो गवर्नर है दौलत खान लोदी, बिना लोदी मतलब जो इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी से थोड़ा ईर्ष्या करता है। कौन? दौलत खान लोदी। और दौलत खान लोदी जाता है आलम खान के पास, जो दीपालपुरा के गवर्नर हैं। आलम खान के पास जा करके, ये आलम खान के पास जब जाता है तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है और खुद को पंजाब का स्वतंत्र सुल्तान होने की बात कहता है। किससे? आलम खान से, कि आप जो है क्या करिए, बाबर को आमंत्रित करिए भारत पर आक्रमण करने के लिए, पुनः भारत पर लोदी वंश पर आक्रमण करने के लिए कहिए, इब्राहिम लोदी को हराने की बात करिए। इससे जो है हम आपका जो है साथ देंगे, हम बाबर का साथ देंगे मिल करके, और हम जो है उस समय जब वो भारत पर आक्रमण करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? एक स्वतंत्र शासक हो जाएंगे। क्यों? इनको नहीं पता था, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी एवं दीपालपुरा के गवर्नर आलम खान को नहीं पता था कि ये उन्हीं का वंशज है जिनका नाम चंगेज खान तैमूर लंग है, एक विध्वंसक राजा हैं। इनको सिर्फ यही पता था कि आएंगे, लूटपाट करके चले जाएंगे। राणा सांगा को भी, राणा सांगा ने भी इसमें जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया था बाबर को भारत में बुलाने के लिए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करवाने के लिए। तो इन सभी लोगों को ये नहीं पता था कि हम उसको, बाबर को भारत पर बुला रहे हैं आक्रमण करने के लिए। लोदी वंश एक अफगानी शासक को मार फेंकने के लिए बुला रहे हैं भारत में। इनको यही पता था कि ये जिस तरीके से बाजौर पे 1519 ईस्वी में आक्रमण किया और लूटपाट करके चला गया, इसी तरीके से ये आएगा और लोदी वंश को उखाड़ फेंक कर चला जाएगा, धन संपदा लूट कर चला जाएगा, और हम एक स्वतंत्र शासक के रूप में हो जाएंगे। तो जो है यही सब चीज़ सोचकर, इनको ये नहीं पता था कि जो है वह भारत पर आएगा और एक मुगल वंश की नींव भारत पर डालेगा। तो इनको तो सिर्फ यही पता था कि जैसे जो है 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण होता है और काफ़ी धन संपदा को लूट करके ले जाता है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और चंगेज खान का आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और ये लोग लूट करके चले जाते हैं, ये अपना जो है शासन नहीं जमाते हैं। यही सब सोच करके वो उसको आमंत्रित कर देते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि ये भारत पे एक नई नींव जमने वाली, एक मुगल वंश का नींव पड़ने वाला है और हमको इसमें ठिकाना नहीं पड़ेगा। ये नहीं जानते थे कि वो भारत पर जब अपना पांव पसार लेगा, जब वह मुगल वंश की नींव डाल लेगा तो हमको भी उखाड़ फेंकेगा। ये चीज़ें इन लोगों को नहीं पता होती है। तो पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी दीपालपुरा के गवर्नर आलम खान के साथ मिल करके इन सारी नीति को जन्म देते हैं, और पंजाब के गवर्नर जिनका नाम था दौलत खान लोदी अपने पुत्र दिलावर खान, जिसका नाम है दिलावर खान लोदी को आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजते हैं बाबर को। 1524 ईस्वी में दौलत खान लोदी का पुत्र दिलावर खान लोदी एक प्रस्ताव लेकर जाता है बाबर के पास कि आप जो है भारत पर इब्राहिम लोदी पर जो है आक्रमण करिए, हम आपका पूरी तरीके से मदद करेंगे। ये हमारे पिताजी का कथन है।
अब बाबर को यह सूचना मिलती है 1524 ईस्वी में। हाँ, यहाँ पे बता दें हम आपको कि खैबर दर्रा के माध्यम से जो उत्तरी पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, वहीं पर खैबर दर्रा स्थित है, उसी मार्ग से होकर ये भारत पर आते हैं। खैबर जो उत्तरी पश्चिमी का क्षेत्र है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि भारत पे जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं सब इसी मार्ग से हुए हैं, उत्तर पश्चिम के मार्ग से ही हुए हैं। तो 1524 ईस्वी में जो है बाबर लाहौर के रास्ते भारत आया। लाहौर, सियालकोट और सहित समस्त पंजाब पर जो है अधिकार करते हुए यह दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है जब बाबर भारत पे आता है, भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो यह दिलावर खान लोदी की जो एक बात थी, जो एक प्रस्ताव था कि आप जो है लोदी वंश इब्राहिम लोदी को परास्त करिए और उनको जो है एक स्वतंत्र शासक पंजाब का बना दीजिए। तो क्या करता है बाबर कि बाबर ने दौलत खान को सिर्फ सुल्तानपुर और जालंधर ही दिया, जबकि पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने यह बोला था कि हमको पंजाब का एक स्वतंत्र शासक बनाना है। किंतु क्या करते हैं बाबर, सिर्फ जो है सुल्तानपुर, जो पंजाब में सुल्तानपुर और जालंधर जो है इनको दौलत खान को दे दिया, जिससे दौलत खान नाराज हो गए और युद्ध की तैयारी बनाने की सोच ली बाबर से। क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे 1524 में एक प्रस्ताव भेजते हैं अपने पुत्र के साथ, दिलावर खान लोदी के साथ। बाबर सुनता है और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। खैबर दर्रे से वह भारत आता है, समस्त पंजाब को लूटता हुआ वह आगे बढ़ता है और जो है वो दौलत खान लोदी को सिर्फ सुल्तानपुर का क्षेत्र और जालंधर का क्षेत्र दौलत खान को दे देता है, जिससे दौलत खान नाराज होता है और यह आलम खान के साथ मिल करके, दीपालपुरा का जो गवर्नर था, दौलत खान और आलम खान मिल करके बाबर के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। किंतु यहाँ पे एक चीज बता दें कि दौलत खान का पुत्र जो प्रस्ताव लेकर के गया था, दिलावर खान, यही अपने पिता के साथ गद्दारी कर बैठता है और बाबर को सारी योजना बता देता है कि हमारे पिताजी यानी कि दौलत खान लोदी और आलम खान आप पर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं। जब बाबर इनके विश्वासघात को समझ जाता है कि हमारे ऊपर दौलत खान लोदी आक्रमण करने वाले हैं, तो यह जो है इनके ऊपर आक्रमण करने की पूरी योजना बाबर स्वयं बना लेते हैं। तो ये योजना जान करके, यानी कि दौलत खान लोदी जब ये जान जाता है कि बाबर स्वयं हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो वहां से भाग खड़ा होता है। वहां से भागने के बाद यह जो है जाकर के मिलवत की दुर्ग में छुप जाता है और बाद में खैर इनको ढूंढ करके मार दिया जाता है। किसको? दौलत खान लोदी को। और दौलत खान के जो दौलत खान का जो पुत्र था यानी कि दिलावर खान, तो दिलावर खान को जो है सुल्तानपुर का जो है इनसे दौलत खान का जो क्षेत्र था सुल्तानपुर, उसको छीन करके किसको दे देता है? दिलावर खान को दे देता है। दिलावर खान को सुल्तानपुर का एक स्वतंत्र शासक नियुक्त कर देता है कि ठीक है भैया, आप जाइए यहाँ पर शासन कीजिए। और आलम खान जो होता है या गुजरात के शासक बहादुर शाह के दरबार में भाग खड़ा होता है और सुल्तानपुर का शासक, सुल्तानपुर का एक स्वतंत्र शासक बना दिया जाता है। किसको? दिलावर खान लोदी को। तो ठीक है, यहाँ पर सब कुछ जीतते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है, रौंदते हुए, बिल्कुल एक भयावह आक्रमण करते हुए, रक्तपात करते हुए वह आगे बढ़ता है दिल्ली की तरफ। अब क्या होता है कि 12 अप्रैल का दिन था। 12 अप्रैल को सेनाएं जो हैं, बिल्कुल अभी इधर इब्राहिम लोदी को भी पता चल जाता है कि हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है बाबर, तो वह जो है 12 अप्रैल को यहाँ पर सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। 12 तारीख को ही, 12 अप्रैल को ही, जिस समय था 1526 ईस्वी, तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और 8 दिन तक कोई भी जो है युद्ध करने की योजना नहीं बनती, सिर्फ सामने ही आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी रहती हैं। और 21 अप्रैल 1526 को जाकर के एक भयंकर युद्ध होता है, पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
प्रथम पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसका डेट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। अब यहाँ पर काफी सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि किस जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी युद्ध प्रणाली बाबर के द्वारा लगाई गई थी। तो वह थी तुलगमा युद्ध प्रणाली, जो कि उज्बेकों से बाबर ने सीखा था। जो उज्बेकी नेता थे सेबानी खान, हमने आपको बताया था कि 1502 ईस्वी में सरे पुल का युद्ध हुआ था, जिसमें उज्बेकी नेता सेबानी खान ने तुलगमा युद्ध प्रणाली की योजना बनाई थी। उसने सरे पुल के युद्ध में, तो वहीं से सीखा था बाबर ने। और पानीपत के प्रथम युद्ध में भी तुलगमा युद्ध प्रणाली का पूरा प्रयोग करता है कौन? बाबर। तुलगमा युद्ध प्रणाली में क्या होता है कि पहले तो सामने से काफी समय पहले वहां पे मैदान में, जिस मैदान में लड़ा जाने वाला है युद्ध, तो वहां पे जाकर के एक सामने खाई खोद दी जाती है और खाई को जो है ढक दिया जाता है पेड़ों से, पौधों से, घास पत्तियों से, उसको ढक दिया जाता है और उसके सामने अपनी तोपें लगा दी जाती हैं। तोप लगा दी जाती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसके सामने अपनी तोप को लगा देते हैं। पहली बार तोप का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। हालांकि जो है खड़ा तो कर दिए थे वो जो है बाजोर के भी युद्ध में, लेकिन प्रयोग की बात की जाती है, युद्ध की बात की जाती है। तो क्या करते हैं वो पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे खाई के बिल्कुल सामने तोप को लगा देते हैं और तोप के बीच की जो बात की जाती है, जो तोपों का सजावट की बात की जाती है, तो जो तोपों का सजावट था वो उस्मानिया सजावट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि तोपों की जो सजावट थी पानीपत में, जो तुलगमा प्रणाली में, तुलगमा युद्ध प्रणाली में जो तोपों की सजावट थी वो कौन सी सजावट थी? तो वो एक उस्मानिया सजावट थी, जो 1511 ईस्वी में उबैदुल्लाह से युद्ध हुआ था, जब इन्होंने समरकंद को पुनः गंवा दिया था। तो वहीं से ये सजावट की प्रणाली इन्होंने सीखी थी। तो इस सजावट में क्या होता था कि तोपों के बीच में एक स्थान होता था, जिसको एक छोटे से दीवार के रूप में बना दी जाती थी और दीवार के पीछे ही जो है सैनिक छिपे होते थे। इसी जो गैप होता था, जो तोपों के बीच का गैप होता था, इसको टुर्रा कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर सैनिक जो है छिपे होते थे, जिसको टुर्रा कहा जाता है। तो ये जो सजावट थी ये उस्मानिया सजावट कही जाती है और पूरे युद्ध प्रणाली को तुलगमा युद्ध प्रणाली कही जाती है। और ये पूरा कहाँ से सीखा था? तो उज्बेकों से सीखा था, उज्बेकी नेता सेबानी खान से सीखा था। और जो क्या होता था, तोपों का जो संचालन करते थे, तोपों को चलाने वाले एक तोपची होते थे, जिनका भी नाम हमें प्रश्नों में पूछा जाता है, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि जो प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपचियों का क्या नाम था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो तोप चलाने वाले थे वो दाहिने तरफ से मुस्तफ़ा अली रहते थे और बाएं तरफ से उस्ताद अली इसका संचालन करते थे, तोपों का संचालन करते थे। तो यहाँ पे दो तोपचियों का नाम प्रमुख है, पहला तो मुस्तफ़ा अली और दूसरा उस्ताद अली। अब इनके बाद, यानी कि पहले खाई होती थी, फिर उसके बाद तोप होती थी, फिर तोपों के बाद जो है सैनिक घुड़सवार होते थे और घुड़सवार के बाद फिर सैनिक होते थे। ठीक है, तो ये तुलगमा प्रणाली, और सैनिकों के बीच में ही बाबर अपना जो है जमावड़ा लेकर के खड़ा रहता था। तो बीचों बीच बाबर रहता था और बगल बगल में, यानी कि ये पूरा सिस्टम इनका तुलगमा है। और एक तरफ से सामने तो खाई रहता ही है, अब बाएं तरफ से मेहदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा को लेकर के, अपना सेना को लेकर के बाएं तरफ से भी आते हैं और दाहिने तरफ से हुमायूं ख्वाजा किला के साथ जो है युद्ध का नेतृत्व करते हैं। कौन? बाएं तरफ से मेहदी ख्वाजा जो गुलबदन बेगम के पति भी थे, तो यहाँ पे वो सेनापति का भी रोल कर रहे हैं। तो मेहदी ख्वाजा जो थे सुल्तान मिर्जा के साथ बाएं तरफ से जो है
युद्ध में अपना योगदान देते हैं और दाहिने तरफ हुमायूं जो इनका बाबर का स्वयं का बेटा था, ये भी सेनापति के रूप में जो है ख्वाजा किला के साथ युद्ध में अपना योगदान वहाँ पे दिखाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे तुजुके बाबरी में हमें देखने को मिलता है कि बाबर ने स्वयं कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैनिक के साथ हमने युद्ध लड़ा था और उनके 1 लाख सैनिक थे जो धराशायी हो गए थे। तो पहली बात तो ये कि तोपों का प्रयोग जो हुआ था, तोपों पहली बार भारतीय जो सैनिक थे वो तोपों को देख करके जो है डर गए थे, और जो इब्राहिम लोदी की सेनाएं थी जिनमें हाथियों का बहुतायत में प्रयोग हुआ था, तो हाथी जब तोपों की आवाज़ सुनकर के डर गई थी और अपने ही सेना को वह कुचलने लगी थी। काफ़ी उथल पुथल मच गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी का जो है पराजय होता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि इब्राहिम लोदी का जो साथ दिया था एक हिंदू शासक ग्वालियर के नरेश विक्रमाजीत ने इनका जो है साथ दिया था। इब्राहिम लोदी जो है मारा गया और बाबर की विजय हुई। अब तुर्कों की जो ये चगताई शाखा थी, बाबर एक चगताई शाखा के जो है राजा थे। भारत में प्रभुत्व स्थापित इनका हुआ और मंगोल वंश की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से पड़ी। इसी युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का जो है दान दिया, जिसके कारण इसे कलंदर कहा गया। जी हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ही एक चांदी का सिक्का वह जा करके काबुल में सभी को बांट दिया, जिसमें खुशी होकर काबुल के जनता ने इनको मस्त कलंदर कहा और पातशाह के बाद दूसरी उपाधि इनको मिली कलंदर की, जो काबुल की जनता के द्वारा इनको दिया जाता है। अब इनका नाम क्या हो गया? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पातशाह कलंदर इनका नाम हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात क्या होता है कि भारत में मुगल वंश की नींव जो है बाबर के द्वारा पड़ जाती है। अब भी यह जो है शांत नहीं बैठता है और दूसरी तरफ बढ़ने की योजना बनाता है। तो ये देखा, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि पहले तो ये कूटनीति का जो है मार्ग अपनाता है। पहले तो बगल के शासक का प्रयोग लेता है, उनका उपयोग करता है और फिर उन्हीं पर आक्रमण करता है। जैसे खानवा के जो राजा थे राणा सांगा ने खुद ही निमंत्रण दिया था बाबर को आने के लिए। तो राणा सांगा के ऊपर अब आक्रमण करने की योजना कौन बनाता है? बाबर बनाते हैं। जी हाँ, इसके बाद क्या होता है? 1526 की ही घटना थी पानीपत की, और 1527 में 1 साल का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को पुनः आक्रमण होती है, जिसका खानवा के युद्ध के नाम से जिस युद्ध को जाना जाता है। ये भी एक भयंकर आक्रमण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर राणा सांगा जो खानवा के एक राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, जिनका दूसरा नाम हमें जानना जरूरी है कि जिनका दूसरा नाम था संग्राम सिंह। तो राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह खानवा की तरफ से और बाबर जो मुगल साम्राज्य की तरफ से युद्ध में सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हो गई। यहाँ पे अगर राणा सांगा की बात की जाए तो ये घटोली का युद्ध एक हमें नाम यहाँ पे जानना जरूरी है कि 1517 और 1718 के बीच में इब्राहिम लोदी को भी हराया था राणा सांगा ने। तो यहीं पर हमको अफगानी शासक यानी कि इब्राहिम लोदी और जो है खानवा के शासक राणा सांगा की दुश्मनी हमको देखने को मिलती है। और यही सब कारण था जो भारत पर यानी कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने की एक बात बनती है और उनको प्रस्ताव भेजा जाता है। अगर खानवा की बात की जाए तो ये राजस्थान में भरतपुर में रूपागढ़ तहसील में जो है स्थित है, जिसका वास्तविक नाम खनुआ है। खनुआ नाम जो है इसका वास्तविक नाम है। तो ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। अब जो है आक्रमण होने वाला है 17 मार्च 1527 ईस्वी को, क्या? पानीपत का खानवा का युद्ध के नाम से।
तो यहाँ पे हमको जानना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि खानवा के युद्ध के पहले एक सेना का झड़प हो जाता है। 1526 की ही बात होती है। 1527 कहीं कहीं इसको 1527 भी हमको देखने को मिलता है, जिसको जाना जाता है बयाना के युद्ध के नाम से। तो बयाना की झड़प यानी कि बयाना में सेना की झड़प हो जाती है। अगर इसकी बात की जाए बयाना के युद्ध के बारे में, तो यहाँ पे बाबर पराजित होता है और राणा सांगा विजयी होता है। लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ सेना का झड़प ही माना जाता है। वास्तविक युद्ध होती है 17 मार्च 1527 ईस्वी। युद्ध का वर्णन हमें वीर विनोद नामक पुस्तक से मिलता है, जिसके लेखक हैं श्यामल दास। जी हाँ, अब यहाँ युद्ध होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो बाबर था, तो मुसलमानों को व्यापारिक कर तमगा जिसको बोला जाता है से उसको मुक्ति दे दी बाबर ने कि चलो ठीक है, जो एक व्यापारिक कर है हम आपसे नहीं लेंगे अब, क्योंकि अब युद्ध होने वाला है। कौन? एक युद्ध होने वाला है गैर मुसलमान शासक से। ये पहला उसका एक युद्ध था जो गैर मुसलमान शासक से हुआ था, राणा सांगा से हुआ था। और बाबर ने इसी आक्रमण में जिहाद का भी नारा दिया। जिहाद यानी कि धर्म युद्ध, यानी कि अपने धर्म को बचाना। जिहाद माने अपने, इस्लाम धर्म में जिहाद को कहा गया है कि अपने धर्म की रक्षा करना, चाहे वो जो भी माध्यम हो, सिर्फ हमको रक्षा करना है अपने धर्म का। तो बाबर ने इस आक्रमण से पहले ही जिहाद का नारा दिया, बोल दिया कि अब जो है हमको कट मर जाना है, हमें मदिरा की जो है त्याग कर देना होगा, क्योंकि जो है बाबर जो है बहुत मदिरा का सेवन करता था। इसी युद्ध में वो जो है मदिरा का कसम खाता है कि मदिरा नहीं पिएंगे हमको युद्ध को जीतना है। और अपने सैनिकों में वो भरसक उत्साह भरता है इसी खानवा के युद्ध में। अब जो है जिहाद का नारा देता है, जिसमें इसको मेदिनी राय का भी सहयोग मिलता है, जो एक चंदेरी का राजा था मेदिनी राय। तो यहाँ पर जो है बाबर एक तरफ हो जाता है और राणा सांगा। अब राणा सांगा की बात की जाए तो राणा सांगा जो है यहाँ पे एक पाती बिरावन परंपरा की शुरुआत जो है पुनः कर देता है। पाती बिरावन की अगर बात की जाए तो यह एक ऐसी परंपरा थी जिसमें सभी राजपूत लोग दूसरे राजपूत का सहयोग करते थे, चाहे वो जो भी आक्रमण हो। तो पाती बिरावन का जो है पुनः शुरुआत करता है, जिसमें सभी राजपूत जो है राणा सांगा की मदद करते हैं। जैसे जोधपुर के राजा राव गांगा के पुत्र कुंवर मालदेव अपनी 4000 सेना के साथ वह खानवा के युद्ध में पहुंचते हैं। और सांदड़ी के सामंत राजा झालांझा का सहयोग, यहाँ पे झालांझा का सहयोग मिलता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि राणा सांगा का भी जो है काफ़ी मात्रा में उनको सहयोग मिलता है। किंतु यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही होती है कि तोप खानों का प्रयोग और एक ऐसा युद्ध प्रणाली जो काफ़ी भयावह थी, काफ़ी भयंकर थी। और सबसे बड़ी बात यहीं पर तोप का हमको देखने को मिलता है। तो तोपों के माध्यम से ही तोप ही इनका एक स्तंभ ऐसा था जो इनको जीत दिलाने में पूरा जो है इनका सहयोगी था। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में इन दोनों पक्षों के बीच में एक भयंकर आक्रमण होता है। बाबर इस युद्ध में, परिणाम अगर देखा जाए तो बाबर इस युद्ध में विजयी होता है और राणा सांगा घायल अवस्था में जो है बिल्कुल घायल हो जाता है। और मालदेव, जिसकी हम बात करते हैं कि मालदेव अपनी 4000 सेना लेकर के, जो एक जोधपुर के राजा राव गांगा का पुत्र था मालदेव, तो ये मालदेव इनको बचाने की कोशिश करता है, किसको? राणा सांगा को। और मालदेव जो है इनको भगा करके राणा सांगा को भगा करके बसवा ले जाया जाता है। बसवा जो है वहीं पर एक क्षेत्र था, उनको ले जाया जाता है और राणा सांगा की वहाँ पे जान तो बच जाती है, लेकिन सेनापति और राजा ना होने के कारण जो है सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाती है और बाबर वहाँ पे युद्ध जो है
जीत जाता है। अंततः अगर बात की जाए तो 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में 1 साल का अंतर यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है इनकी मृत्यु का। तो यहाँ पर भी जो है खानवा के युद्ध में भी किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है लगातार। 1526 में पानीपत का और 1527 में खानवा का युद्ध। अब भी बाबर रुकता नहीं। अब यहाँ पे एक चीज हम और बता दें कि ये एक गैर मुसलमान जो है राजा से युद्ध होता है और यहीं पर गाजी की उपाधि कौन धारण करता है? बाबर धारण करता है। गाजी की उपाधि तभी धारण की जाती थी उस समय जिस समय किसी गैर मुसलमान शासक को जब पराजित कर देता था एक मुसलमान शासक, तो वहीं पर गाजी की उपाधि रखी जाती थी। तो यहीं पर बाबर ने एक उपाधि अपनी और जोड़ लेता है, गाजी। यहीं पर उसका पूरा नाम हमें देखने को मिलता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पातशाह कलंदर गाजी। अब भी वह रुकने का जो है नाम नहीं लेता है। अगले ही वर्ष यानी कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी, जी हाँ, उसके राणा सांगा के मृत्यु के 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी और राणा सांगा के मृत्यु के एक दिन ही पहले 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। जी हाँ, चंदेरी का युद्ध होता है। अब यहाँ पे अगर देख लें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में राणा सांगा का योगदान था। राणा सांगा ने ही जो है आमंत्रित किया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध हो जिससे हमको जो है इब्राहिम लोदी से छुटकारा मिले, और बाबर तो खैर युद्ध करके चला जाएगा। तो राणा सांगा तो जो है बचने का काम करते हैं, लेकिन राणा सांगा को भी धर के दबोच लेता है कौन? बाबर। तो बाबर ने फिर राणा सांगा के जब साथ युद्ध करता है तो यहाँ पे मेदिनी राय जो चंदेरी का राजा था, मेदिनी राय भी इनका सहयोग देता है बाबर का। और बाद में क्या होता है कि मेदिनी राय को भी जो है आक्रमण में बाबर ले लेते हैं। तो क्या होता है, चंदेरी के युद्ध जो है मेदिनी राय के साथ अब लड़ा जाएगा। जो मेदिनी राय जो है खानवा के युद्ध में बाबर का ही सहयोग देते हैं और बाबर इन्हीं से ही युद्ध लड़ने की पूरी योजना बनाता है। अगर चंदेरी की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेरी की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सबसे बड़ी आकर्षक वाली चीज़ बाबर को यह लगा कि चंदेरी का दुर्ग इतना अच्छा था जो मध्य प्रदेश के गुना के नज़दीक एक अशोकनगर जिले में स्थित है। कौन? जो चंदेरी का दुर्ग है गुना के नज़दीक अशोकनगर जिले में स्थित है। तो यहीं पर कहा जाता है कि बाबर ने दुर्ग प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पहले भेजा था किसको? मेदिनी राय को, लेकिन मेदिनी राय ने यह स्वीकार नहीं किया कि हम अपना दुर्ग दे देंगे। तो यही सब चीज़ जान करके अंततः जो है एक भीषण युद्ध लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के बीच 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। परिणाम यही होता है कि बाबर विजयी होता है। भयंकर युद्ध जो है ये लड़ा जाता है और इसी युद्ध में राजपूतों के सिर की एक बिल्कुल बड़ी मीनार बना दी गई, जो एक काफ़ी हमको जो है बहुत ज़्यादा जो है दुख महसूस होता है कि ऐसी इतनी भयंकर युद्ध वो लड़ी गई थी, चंदेरी का युद्ध, जिसमें राजपूतों की सर की मीनार तक बना दी गई थी। तो ऐसे क्रूर और निर्दयी शासक थे। हालांकि उनका जो है बाबर का भी 50% तो अपना पैतृक जमीन लेने की इच्छा थी और भारत के भी लोग इतने ज़्यादा उस समय अपनी मूर्खता दिखाई थी कि उन्होंने भी आमंत्रण भेज दिया था और इनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जैसे सिकंदर के समय में क्या होता है कि तक्षशिला के राजा रहते हैं जो आंभीराज के पुत्र आंभी कुमार, और आंभी कुमार जो है पुरु जो कैकई का एक राजा रहता है, पुरु के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिकंदर को आमंत्रित कर देता है और ये नहीं जानते हैं कि जो है अपने ही देश में अपने ही राजा के विरुद्ध हम ऐसा चीज़ छेड़ रहे हैं और विदेशी आक्रमण को वह भारत पे बुला लेता है। खैर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत को सभी से हानि ही मिला है। यहाँ पे हम बाबर के आक्रमण में आते हैं तो चंदेरी का युद्ध भी जो है बाबर द्वारा जीत लिया जाता है और अगले साल फिर यानी कि अभी भी बाबर नहीं रुकता है और 6 मई 1529 ईस्वी को 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है। जी हाँ, घाघरा इस समय बिहार में स्थित है। घाघरा इसे यहीं पर लड़ा जाता है। यहीं पर भी अफगानी शासक जो है नुसरत खान लोदी जो है इसी से लड़ा जाता है। अफगानी शासक नुसरत खान लोदी से लड़ा जाता है बाबर के विरुद्ध।
बाबर और अफगानी शासक नुसरत खान लोदी के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। कहा जाता है कि शेष अफगान प्रमुख सरदार जो है बाबर के सफलता के मार्ग में बाधा थे। जो वहाँ पे शेष अफगान बचे हुए थे, खैर इब्राहिम लोदी तो पहले ही हार चुके थे, तो जो शेष बचे हुए थे वो बाबर के सफलता के मार्ग में वो बाधा के रूप में खड़े हुए थे। इन प्रमुख सरदार में मोहम्मद लोदी प्रमुख सरदार था। मोहम्मद लोदी जो इब्राहिम लोदी का ही छोटा भाई था। यहाँ पे हमको जानना चाहिए कि इब्राहिम लोदी का ही छोटा भाई जो बचा हुआ था अभी, मोहम्मद लोदी, इस युद्ध में मोहम्मद लोदी के तरफ से बंगाल का शासक नुसरत शाह ने भी उसका साथ दिया था। और यहाँ पे हम देखने को मिलता है परिणाम कि बाबर ही विजयी होता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि पहले तो बाजोर का युद्ध जो 1519 ईस्वी में लड़ा गया, बाबर का फिर अगला आक्रमण होता है 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर जाकर के खानवा का युद्ध 1527, फिर एक साल बाद चंदेरी का युद्ध 1528, फिर एक साल बाद 1529 घाघरा का युद्ध जो है लड़ा जाता है। यहीं पर हमको देखने को मिलता है 1530 ईस्वी 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में इसे आगरा में जो नूर अफगान आधुनिक आराम बाग जिसे कहा जाता है, तो आगरा में नूर अफगान में इनको दफनाया गया था प्रारंभ में। बाद में क्या होता है कि जो है पता चलता है कि नहीं भैया, बाबर तो स्वयं ही जो है अपने तुझके बाबरी में लिखे हैं कि हमको मरने के बाद काबुल में ही दफनाना। तो बाद में इनके जो है शव को खोद करके, इनके शव को निकाल करके काबुल में बाबर के कहने के अनुसार इनको काबुल में दफना दिया जाता है। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ देखते हैं कि बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है, जहांगीर का लाहौर में स्थित है, बहादुर शाह का रंगून वर्मा में स्थित है। तो यानी कि 3 ही शासक यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनका जो है मकबरा भारत में स्थित नहीं है बल्कि बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित है। जैसे बाबर का मकबरा काबुल में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में एवं बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में जो म्यांमार में स्थित है इस समय। तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी की रचना जो है बाबर के द्वारा की गई थी। फारसी में बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि बाबर ने एक मुबैयान नामक जो है शैली का जन्मदाता भी इनको माना जाता है, जो एक पद्य शैली थी। तो मुबैयान नामक एक पद्य शैली है, इसके जन्मदाता भी बाबर ही थे। प्रश्न में हमको काफ़ी सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलता है, तो हम जानते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाबर जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह का जो है अहरार, जिनका पूरा नाम था सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी भी था। और सड़क मापने के लिए इन्होंने खत ए बाबरी या गज ए बाबरी का प्रयोग भी बाबर के द्वारा ही किया गया। और B.A. स्मिथ ने यह भी कहा है कि एशिया का एक महान सम्राट था जिसका नाम था बाबर। और यहाँ पे अगर एक चीज़ और की जाए तो तुर्की भाषा जैसे तुजुके बाबरी है, तो फारसी भाषा में जो है इसका अनुवाद कौन किया था, तो फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के शासनकाल में हुआ था। और तुजुके बाबरी जो है एक तुर्की भाषा में तुर्की से सीधा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया मैडम बेब्रिज के द्वारा। तो अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है तुर्की बाबरी का। तो यहाँ पे हमको संपूर्ण भारत पे जो है बाबर का आगमन कैसे हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम जल्द ही आपके सामने एक दूसरा मुगल काल का वीडियो लेकर आएंगे, जिसको जो है हम अगला बाबर का ही जो पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम आपको बताएंगे, हुमायूं का शासनकाल कैसा था। हुमायूं को कहा जाता है कि अशक्तिशाली शासक के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें जो है पूरी तरीके से मुगल की नींव हिल गई थी। शेर शाह सूरी ने कैसे हुमायूं को पछाड़ा था, किस तरह से हुमायूं जो है पीछे हट गया था और किस तरीके से फिर से जो है मुगल काल की नींव पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।